अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर वाक़ियत होंगे, खुशबाश होंगे। मौरिखा मार्च अप्रैल 2025 में आपके इम्तिहानात हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आपको बेहतरीन कामयाबी से नवाजे। आज का मौजू जो ज़ेर बहस है वो है हमारा सिंपल उर्दू पेपर जो आपका आया है। आज हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको उर्दू का जो पर्चा है वो कल करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लिहाजा आप वीडियो के आखिर तक जो है मेरा साथ दे। सवाल नामा जो है ये 80 नंबरात का है और चूंकि 100 में से होते हैं, 20 आपके स्कूल में होते हैं। शुरू करते हैं। हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ जो है ये इक्तिबासात दिए हैं, यानी 4 इक्तिबासात दिए हैं। 4 इक्तिबासात के आखिर पे सवाल दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं, आप लोग सुनते जाएं। सवाल नंबर 1 है मंदरजेल गैर दरसी नसरी इक्तिबासात को गौर से पढ़िए और इससे मुतल्लिक सवालात के मुतबादल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु के एक मुतवस्सित खानदान से था। इनके वालिद माही गिरों को अपनी कश्ती किराया पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की जिंदगी पर इनके वालिद के गहरे असरात थे। इनके दिए हुए अमली जिंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। गुर्बत का यह आलम था कि इब्तिदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और इसके क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दिफाई तहकीकाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तायरे पर काम हो रहा था। इस तायरे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अब्दुल कलाम ने 1979 में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बायस इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो अब जो सवाल दिए गए हैं वो है अब्दुल कलाम। मैं चूंकि खाली जवाबात पढ़ता जाऊंगा ताकि आप पास करके जो है वो बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब्दुल कलाम के वालिद अपनी कश्ती पर किसको किराया पर दिया करते थे? तो वो माहिगीरों को। दूसरा सवाल है इब्तिदाई तालीम के दौरान अब्दुल कलाम अपने इलाके में क्या तकसीम करते थे? तो इसका सही जवाब है वो अखबार है। और फिर अगला सवाल है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो इसका जवाब है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और चौथा सवाल है ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहाँ ज्वाइन किया? तो दिफाई तहकीकाती इदारे में। और पांचवा सवाल है अब्दुल कलाम किस नाम से मशहूर है? तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप इसका जवाब उधर से लिख सकते हैं। पावरमैन, गुडमैन, सुपरमैन, मिसाइल मैन। या इसका आया है इसी इक्तबास का। हिंदुस्तान में पहला अखबार 1744 इसमें इंडिया गैजेट के नाम से शाया हुआ था। इसकी मकबूलियत को देखकर बंगाल में कुछ और अखबार भी शाया होने लगे। ये देखकर लॉर्ड लिटन ने हिंदुस्तानी जुबान में अखबार निकालने पर पाबंदी कर दी। बाद में लॉर्डन ने इस पाबंदी को खत्म कर दिया। अखबार आवाम में सियासी शऊर, राय आमा की तश्कील और मालूमात में इजाफा करने का बेहतरीन जरिया है। अखबार पढ़ने वालों को दुनिया में होने वाले वाक़ात, हादसात, सियासी नजरियात, सनती इक़दामात, साइंसी इजादात और मौसमी वगैरह की ताज़ा तरीन इतलात मिलती रहती है। जैसे जैसे लोगों में तालीमी शऊर और कारोबार का शौक बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के मुख्तलिफ जुबानों में अखबार की इशाअत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में भी अखबार की अहमियत व मानियत में कोई खास कमी नहीं आई है। अखबार भीनी से मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदों में एक दूसरे से कुर्बत, हमदर्दी और खुलूस का जज्बा पैदा होता है। इसीलिए अखबार को अदीब दोस्त कहा जाता है। तो हिंदुस्तान का पहला अखबार कब शाया हुआ? 1744। अखबार किस नाम से शाया हुआ था? इंडिया गैजेट के नाम से शाया हुआ था। अखबार की इशाअत पर किसने पाबंदी लगाई? वो था लॉर्ड लिटन। किसने पाबंदी खत्म कर दी? वो लॉर्डन था। पांचवा सवाल है अखबार बीनी के क्या माने हैं? खबर दुनिया, अखबार पढ़ना, खबर सुनाना, खबर देना। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सवाल नंबर 2 आया है मंदरजेल शायरी
अब चूंकि ये थे नसर में से अब शेरी, लेकिन ये भी गैर दरसी है, यानी आपके दर से बाहर है। तो आखिर पे जो जवाब देने हैं, देख के चलना कुचल न जाए चूंटी राह में, आदमी को बेजुबान से भी उल्फत चाहिए, है इसी में बेइज्जत का समझे कोई, छोटे बच्चों को बुजुर्गों की इताअत चाहिए, इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए, सब बुरा कहते हैं लड़ने को बुरी आदत है ये, साथ के लड़के जो हों इनसे रफाकत चाहिए, हो जमात में शरारत करने वाले भी अगर दूर से इनसे फकत साहिब सलामत चाहिए, लड़ने वाले को बुरा कौन कहते हैं, तो सही जवाब है सब लोग। शायर ने किसको सबसे बड़ी दौलत कहा है, सही जवाब है इल्म। शरारती बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, सलामत का, सही जवाब है। साथ के लड़कों से क्या करना चाहिए, तो रफाकत, सही जवाब है। आदमी को किस चीज से उल्फत होनी चाहिए, तो शैतानों से, बेजुबानों से, आसमानों से, खानदानों से, सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कमेंट सेक्शन जरूर देखूंगा। इसके बाद या है इसी का गैर दरसी शायरी इक्तबास का, यारब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, फले फूले हमेशा गुलिस्तान हमारा, गंतो जमन हिमालय कश्मीर उत्तराखंड, है कितना खूबसूरत ये गुलिस्तान हमारा, बच्चों के सर पे रखा माँ हकाओ जैसे आंचल, अमनो अमान का ठंडा ये साहिबा हमारा, पढ़ता रहेगा यूं ही तो देख लेना, गौतम का गांधी का हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान को क्या कहा गया है, हिंदुस्तान को गुलिस्तान कहा गया, बी जवाब सही है। इस नज़्म में शायर किस से मुखातिब है, तो इस नज़्म में शायर रब से मुखातिब है। उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र हुआ है, वो कश्मीर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साहिबा की मिसाल किस चीज से दी गई है, साहिबा की मिसाल अमन अमान से दी गई है। इसके बाद आखिरी सवाल है, इस नज़्म में गांधी जी के अलावा किस मशहूर शख्सियत का जिक्र हुआ है, वो है आप कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए, इकबाल, सुहेल, मौलाना आजाद, गौतम बुद्ध। उसके बाद सवाल नंबर 3 है जो कि दिया गया है नसरी इक्तबास, ठीक है, तो पढ़ते हैं। आज से तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 खास मरकज थे, तक्षशिला, नालंदा, करमशाला, इन्हें महावार कहा जाता था। इन तीनों महावारों में नालंदा सबसे ज्यादा अरसे तक यानी तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सियासोंग सांग की शख्सियत नुमाया है। इस तालिब इल्म का दौर 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 ईस्वी के आसपास कायम की गई। इस जमाने में मगध रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी। विक्रमादित्य दोम ने कई वहारों के अलावा लाइब्रेरी भी कायम कराई। मशहूर सिया उत्संग ने भी 10 बरस तक यहाँ तालीम हासिल की। इस वक्त यहाँ तकरीबन 8500 तलबा और 1510 असातिज़ा मौजूद थे। यहाँ तालीम के 18 शोबे थे। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला को क्या कहा जाता था, इन्हें महावीर, यानी सी ऑप्शन सही है। नालंदा यूनिवर्सिटी कितने बरस तक कायम रही, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो 800 बरस तक कायम रही। फिर है तीसरा, पुरानी यूनिवर्सिटी इनमें से कौन सी है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, सही जवाब है। यहाँ तालीम के कितने शोबे थे, यहाँ तालीम के 18 शोबे, यानी बी पार्ट सही है। किस रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी, तो पाटलिपुत्र, मगध, पतर, प्रयागराज, काशी। आप सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन खुला है। फिर हमारा है सवाल नंबर 4, दर्जेल शायरी यानी दरसी इक्तबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतल्लिक मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, तैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे कोक, धरती की भांज होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। मंदरज़ बाला अशार का ताल्लुक शायरी की किस सिनफ से है, तो इसका सही जवाब पहला है नज़म। बाला अशार के शायर का नाम लिखिए, तो इसका सही जवाब बी पार्ट साहिर लुधियानवी।
पहले शेर में नस्ल आदम से क्या मुराद है, तो इसका सही जवाब है ए पार्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। दूसरे शेर में जश्न के क्या माने हैं, तो इसका सही जवाब है खुशी, यानी डी पार्ट। शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा गया है, क्योंकि सैंपल पेपर में इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिखें, मैं कमेंट सेक्शन जो है वो जरूर देखूंगा। हिस्से बे, ये हमारा पार्ट है तहरीरी महारत। तो मंदरे झील उन्वानात में किसी एक उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। देखिए यहाँ पे एक मजमून आपने लिखना है, लेकिन मजमून अच्छा खासा बड़ा हो और बेहतरीन हो, क्योंकि इसके 8 मार्क्स होते हैं, लिहाजा आपने मजमून जो है बेहतरीन तहरीर करना है। साइंस के फवायद नुकसानात, फायदे और नुकसानात, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, पसंदीदा शख्सियत। मैं सिलेबस में भी इसके बारे में कह चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए कि पसंदीदा शख्सियत जो है वो बहुत ही अहम मजमून है जो अक्सर बेशतर आता है। अपने स्कूल के सदर मुदर्रिस के नाम बीमारी से मुतलिक एक खत लिखे, क्योंकि खत नहीं लिखा जा सकता है, एक दरख्वास्त जो है लिखी जा सकती है, लिहाजा इन्होंने यहाँ पे गलत किया है। या इसका ऑप्शन है अपने वालिद साहब के नाम रकम मंगवाने के लिए खत लिखे, तो यहाँ खत आ सकता है। लिहाजा यहाँ हमें ये पता चला कि जितने भी सवालनामे होते हैं या सैंपल पेपर होते हैं, उनमें जरूर जो है दरख्वास्त की आर खत होता है, तो यहां भी वही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है सईद एहतशाम हुसैन के हालत जिंदगी और इनकी तर्ज तहरीर पर एक नोट लिखिए, या दरसी किताब में दिए गए सबक काठ का घोड़ा खुलासा लिखिए। तो यहां भी मैं एक बात इजाफा करते चलूं कि हालात जिंदगी चाहे किसी भी मुसन्निफ की हो या किसी शायर की हो, इसका और यानी या जो है जरूर आता है वो किसी भी सबक का खुलासा, कोई भी सबक। लिहाजा आपने असबाक सब पढ़े हैं और आपने अच्छे से पढ़े इंशाल्लाह, तो आप किसी भी सबक का खुलासा लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, शायर नजीर अकबर आबादी के हालात जिंदगी और इनकी शायराना खुसूसियत पर एक नोट लिखिए, या शामिल निसाब नज्म पहाड़ और गिलहरी में शायर ने क्या पैगाम दिया है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया है, तो यहाँ भी जो है बिल्कुल आपने किसी भी शायर के बारे में, किसी मुसन्निफ के बारे में जो है नोट लिखना है, हालत जिंदगी लिखनी है, सवानियां लिखनी है, लेकिन इसका और आया है किसी सबक का मरकजी ख्याल आ सकता है, यानी चूंकि आप पैगाम दिया, पैगाम वही है, मरकजी ख्याल क्या है, कौन सी मैसेज ये कारी तक पहुंचाना चाहता है। तो फिर हमारा अगला पार्ट है वो है हिस्सा जीम, अमली कवायद। अमली कवायद के बारे में भी मैंने आपसे बात की है, वो ये है कि ये अक्सर बेशतर मारूजी सवाल आते हैं। देखते हैं, मंदरजेल सवालात में से सिर्फ 8 के जवाब मतलूब है, ने 8 लिखने हैं आपने, बाकी ज्यादा नहीं लिखने हैं। अकबर ने कहानी पढ़ी, इस जुमले में फैल की कौन सी किस्म है, पढ़ी खुद दिखाता है, ये फैल माजी है, लिहाजा बी पार्ट सही है। दरख्त कौन सा इसम है, तो दरख्त इसमें नकरा है क्योंकि इसमें आम है। उसके बाद है दर्ज झेल में इसमें नकरा की पहचान कीजिए। आजमगढ़ शहर लड़का घोड़ा, हालांकि ये सवाल गलत हुआ है, इसने लिखना था दरजेल में इसमें मौरफा की पहचान कीजिए, क्योंकि इसमें नकरा इसमें आम होता है। यहाँ 3 इसमें नकरा है, शहर है, लड़का है, घोड़ा है, एक ही इसमें मौरफा है, वो है आजमगढ़, लिहाजा ऊपर सवाल होना चाहिए इसमें मौरफा की पहचान कीजिए। तो दरजेल में से लाहका की निशानदेही कीजिए। लाहका चूंकि आखिर में आता है, लिहाजा डी पार्ट सही है, दौलतमंद। दरजेल में साबिका की निशानदेही कीजिए, साबिका पहले आता है, लिहाजा सी पार्ट सही है, बाखबर। शिकस्त की जिद क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया है। मुल्क की जमा क्या है, ममालिक है, पहला सही है, ए पार्ट। आलिम की जमा क्या होगी, तो इसका सही जवाब है डी पार्ट, उलमा। वो अलामत जो पुकारने मुखातिब करने के लिए लगाते हैं, इसे कहते हैं निदाइया। तो निदाइया जो है पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है नागन का मुज़क्कर क्या होगा, तो इसका मुज़क्कर जो है नाग है। अच्छा, उसके बाद जो है दर्जेल मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मान रखना, बोल बाला होना, जैसी करनी वैसी बरनी, पावा उखड़ना, ये 4 मुहावरे हैं। अगर आपको याद होगा, ये चारों के 4 मुहावरे जो हैं आपकी दरसी किताब से लिए गए, जान पहचान से लिए गए। तो 3 मुहावरे एक सबक से, यानी एक नज्म से जो लिखी है नजीर अकबर आबादी ने, नेकी और बदी,
मान रखना, मान रखने पे जो जुमला बनाना है, जो दूसरे की मान रखता है तो फिर उसकी भी मान रखी जाती है। बोलबाला होना, सच का हमेशा बोलबाला होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, इस दुनिया का एक उसूल है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पांव उखड़ना, ये मुहावरा आया है कोल का पास, जो लिखा है प्रेमचंद ने। तो जब ताकतवर फौज किसी कमजोर फौज पे वार करते हैं तो कमजोर फौज के पांव उखड़ना आम सी बात है। फिर चलते हैं अगले पार्ट पे, जो है हिस्से दाल। ये हमारा आखिरी हिस्सा है लिटरेचर का। सवाल नंबर 11, दर्ज सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ चूंकि ये 2-2 मार्क्स के सवाल होते हैं, ज्यादा लंबे चौड़े आपने जवाब नहीं लिखने हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनें लिखनी है, या 2.5 लाइनें, या 3 लाइनें हाईएस्ट। थेकर ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है? वो जहां भी जाता था कुछ ना कुछ उधार लेके आ ही जाता था, कमीज न सही कुछ और सही। तख्त नशीनी के बाद रजा ने क्या अहद किया? अहद यानी वादा। तख्त नशीनी के बाद रजा ने अहद किया कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं ये न दिखाऊं कि मैं मर्दों से कम नहीं, और रियाय के लिए काम करूंगी। लैंड शो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? अच्छा, लैंड शो को इंतजार था बारिश का। अब बारिश जो पड़ी तो वो खुश हुआ, और उस खुशी को ऐसे महसूस किया कि वो बारिश की तरफ गया। फिर है सवाल नंबर 12, मंदरजेल सवालात के जवाब लिखिए। सादत अली कैसा आदमी था? क्योंकि यहाँ मिसप्रिंट है, तो सादत अली जो है एक नाकारा और अयाश परस्त आदमी था। रजिया की फौज का मुकाबला किससे हुआ था? रजिया की फौज का मुकाबला अल्तुनिया से हुआ था। सवाल नंबर 13, मंदरजेल सवालात के जवाब लिखिए। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से इसलिए उगाया हुआ कहा है क्योंकि मिट्टी में अल्लाह ताला ने वो शरफ बख्शा है, जो भी एक पौधे को जरूरत की चीजें होती है उसे मिट्टी से ही मिलती है। गिलहरी कौन सा ऐसा काम करती है जो पहाड़ के बस का नहीं है? गिलहरी जो है पहाड़ पे चढ़ सकती है, छालियां तोड़ सकती है, चल सकती है, जो पहाड़ नहीं कर सकता है। दर्जेल सवालों के जवाब लिखिए। नज्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का क्या नाम है? अब चूंकि गलत सवाल है, शायर का नाम क्या है? वो बशर नवाज है। नजीर अकबर आबादी की शामिल निसाब नज्म का नाम लिखिए। तो वो है नजीर क्या कहते हैं इसको, नेकी और बदी। नज्म पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम लिखिए। तो वो है अलामा इकबाल। तो यहाँ ये जो 3 सवाल दिए ना, इस तरह के कोई भी सवाल आ सकते, लिहाजा आपने किसी भी सबक के मुसन्निफ के बारे में, ये किसने लिखा है, वो पढ़ के जरूर जाना है। और मैं इख्तिताम करता हूं इस वीडियो को यहीं पे, क्योंकि मैंने सारा आपको बता दिया है। और मुझे आप सबसे तवक्का है कि आप जब कल को एग्जाम के लिए जाएं तो आप बेहतरीन पेपर करें, क्योंकि आपने ये सारा वीडियो देखा होगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश भी है कि इस वीडियो को उन तलाब तक भी शेयर करें, हो सकता है वो इस वीडियो से मुस्तफीद हो जाए और कल को आपके लिए वो दुआ दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।